क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है या फिर चींटी ने काटा होगा? तो जहाँ पर भी ये काटते हैं वहाँ पर सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, राइट? ये ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली उनके काटने की वजह से होता है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है? तो ये होता है ऑटोकॉइड्स की वजह से, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। अब ऑटोकॉइड जो वर्ड बना है वो बना है दो ग्रीक वर्ड से। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड अकोस का मतलब होता है हीलिंग। ऑटोकॉइड यानी कि सेल्फ हीलिंग। तो अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं। A physiologically active substance that is produced by the body and typically has a localized effect of brief duration। अब इसकी डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन 3 डिफरेंट पार्ट से बनती है। सबसे पहला पॉइंट है कि इट्स अ फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की उसके अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल ज़रूर करेगा। उसके अलावा ये बनाता कौन है? हमारी बॉडी बनाती है। और तीसरा पॉइंट ये है इट हैज़ अ लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑफ ब्रीफ ड्यूरेशन, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत लंबे समय तक तो काम नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि ये लोकलाइज्ड काम करता है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता दूसरी जगहों पर। इन्हें लोकल हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन इसलिए क्योंकि इनका एक्शन थोड़ा थोड़ा हार्मोन जैसा ही होता है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल हार्मोन होते हैं उनसे ये डिफरेंट होते हैं और 2 पॉइंट्स में डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं वो कोई स्पेसिफिक सेल से बनाए जाते हैं। जैसे कि इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा, राइट? लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक सेल नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं जहाँ पर वो एक्शन शो करते हैं। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता। इनकी जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहीं पर ही ये सिंथेसाइज होते हैं, वहीं पर ही एक्शन शो करते हैं और वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो हमारे नॉर्मल हार्मोन से ये 2 पॉइंट्स में ये डिफरेंट है। तो अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक टर्म ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ा, लेकिन ये जो वर्ड है ऑटोकॉइड, उसकी छतरी के नीचे कई सारे डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। तो एक सिंपल सा सवाल आता है कि ऑटोकॉइड कितने हैं? तो ऑटोकॉइड मेनली 3 टाइप के हैं: अमाइन ऑटोकॉइड्स, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स एंड पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। अमाइन ऑटोकॉइड्स के अंदर आते हैं मोस्ट फेमस हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को 5-HT भी कहा जाता है। लिपिड डिराइव के अंदर आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रिन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स के अंदर आएंगे एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकाइनिन। सिंपल। तो इन ऑटोकॉइड्स के अंदर शुरू करते हैं हिस्टामाइन से। हिस्टामाइन क्या है? हिस्टामाइन की बात की जाए तो हिस्टामाइन का सिंपल टर्म में अगर आप उसका नाम थोड़ा तोड़ेंगे तो समझ में आएगा। हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू एंड अमाइन, राइट? तो इसे सिंपल टर्म में टिश्यू अमाइन भी कहा जाता है। अब हिस्टामाइन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है मास्ट सेल के अंदर। मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स के अंदर ये स्टोर किया जाता है। अब सवाल आता है कि मास्ट सेल क्या है? तो मास्ट सेल ल्यूकोसाइट का एक टाइप है, WBC का एक टाइप है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि WBC के डिफरेंट टाइप्स हो, उसी में से एक मास्ट सेल भी है। इसको हम किसी दूसरी वीडियो में, डिफरेंट टॉपिक है तो किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि मास्ट सेल के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है। अब हिस्टामाइन कौन से टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? तो स्किन में, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, लंग्स में, लीवर में, प्लेसेंटा में एंड ब्रेन में। ओके, इन सब जगहों पे ये ज़्यादा प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस एंड स्टोरेज की। तो हिस्टामाइन जो है वो हिस्टिडीन करके एक अमाइनो एसिड है जिससे बनाया जाता है। हिस्टिडीन से बनता है हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन बनने के बाद मास्ट सेल के ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हिस्टामाइन को जब मास्ट सेल रिलीज़ करता है तो रिलीज़ करने के बाद जब हिस्टामाइन अपना काम कर लेता है उसके बाद इसे मेटाबोलाइज कर दिया जाता है, और मेटाबॉलिज्म होता है मिथाइलेशन या फिर ऑक्सीडेशन के थ्रू। अब देखते हैं कि वर्क कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जन जाता है, एलर्जन कुछ भी होगा, पोलन है, डस्ट है, जिससे हमें एलर्जी हो, एलर्जन जब भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में होते हैं बी सेल्स। बी सेल्स क्या करते हैं कि उस पोलन का ब्रेक डाउन करते हैं और उसे अपने अंदर ले लेते हैं। अब ये करने के बाद वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करते हैं। एंटीबॉडीज़ एलर्जन के अगेंस्ट, हमारे केस में एलर्जन पोलन है। अब उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बन जाती है तो वो रिलीज कर देते हैं एंटीबॉडीज़ को, और वो एंटीबॉडीज़ जाकर बाइंड करते हैं मास्ट सेल के सरफेस के ऊपर। अब मास्ट सेल के सरफेस के ऊपर आ गया है एंटीबॉडीज़। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि मास्ट सेल के पास हथियार आ गया है। अब जैसे ही फ्यूचर में कभी कोई पोलन आपके अंदर वापस से जाता है तो उस केस में क्या होगा कि वो पोलन तुरंत जाकर बाइंड करेगा मास्ट सेल के ऊपर लगे हुए एंटीबॉडीज़ से,
क्योंकि उसके अगेंस्ट ही बनाया गया है, तो स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है उसी के लिए। तो उसके ऊपर जैसे ही वो जाकर बाइंड करेगा तो मास्ट सेल रिलीज करेगा हिस्टामाइन। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल का अभी पूरी तरीके से जवाब नहीं मिला है। हिस्टामाइन एक्चुअली में करेगा क्या? अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक और चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ हिस्टामाइन के होने से एलर्जिक रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। और वो जो दूसरी चीज़ है वो है रिसेप्टर, क्योंकि हिस्टामाइन तो सिर्फ चाबी है, हमें ताले के बारे में भी जानना पड़ेगा, राइट? तो हिस्टामाइंस के कितने रिसेप्टर्स हैं? हिस्टामाइंस के मेनली 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, और आप कह सकते हो 4 टाइप। लेट मी एक्सप्लेन। हिस्टामाइन के अंदर H1, H2, H3 एंड H4 होता है। H1 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, स्मूथ मसल्स में, ब्रेन में और पेरिफेरल नर्व एंडिंग में, जिसकी वजह से हमें पेन और इन्फ्लेमेशन वगैरह फील होता है। H2 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल्स के अंदर। पैराइटल सेल्स हमारे स्टमक के अंदर एक सेल होता है जो एसिड के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, और वहाँ पर H2 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। H3 रिसेप्टर है ऑटो रिसेप्टर। ऑटो रिसेप्टर का मतलब होता है कि वो हार्मोन के सिक्रीशन को ही रेगुलेट करते हैं, जिस किसी भी हार्मोन के लिए वो हैं उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। तो H3 क्या करता है कि हिस्टामाइन के सिक्रीशन को वो रेगुलेट करता है। अब तक तो ये 3 ही रिसेप्टर थे, लेकिन रिसेंटली ये पता चला है कि H4 टाइप के भी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और मास्ट सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब भी इन रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाता है तो इन सेल्स के अंदर कीमोटैक्सिस होती है। कीमोटैक्सिस मतलब उन सेल की मूवमेंट होती है। अंडरस्टैंड? तो ये तो बात हो गई ताले की, लेकिन अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि एक्चुअली में ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने पर होता क्या है। इन शॉर्ट कि नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजिकल रोल क्या है। सबसे पहला तो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जैसा कि आपको पता है कि ये स्टमक के अंदर H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर एक्टिवेशन होगा तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा हिस्टामाइन। दूसरा है एलर्जिक रिएक्शन। सबसे पहला रोल जो हिस्टामाइन का पता चला था हमारी बॉडी में वो एलर्जिक रिएक्शन ही था। तो एलर्जिक रिएक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि अर्टिकेरिया यानी स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह आ जाना। उसके अलावा एंजियोएडिमा कहते हैं कि बॉडी के अंदर कहीं पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो इन सारे केस में हिस्टामाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा है एज न्यूरोट्रांसमीटर। हिस्टामाइन जो है वो सिर्फ मास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, सबसे ज़्यादा मास्ट सेल के अंदर होता है, लेकिन दूसरे भी सेल्स में होता है, जैसे कि इओसिनोफिल या बेसोफिल के अंदर, और उन्हें कहेंगे हम नॉन मास्ट सेल हिस्टामाइंस। तो ये नॉन मास्ट सेल हिस्टामाइंस हमारे मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम होता है वेकफुलनेस को प्रमोट करने का। यानी कि हिस्टामाइन जब रिलीज़ होता है तो हम अवेक फील करते हैं। तो इसीलिए जब हम एंटी हिस्टामिनिक लेते हैं जैसे कि सिट्राजिन, तो हमें नींद आती है, क्योंकि हिस्टामिन के एक्शन को हमने रोक दिया है। दूसरा काम हिस्टामाइन का जो ब्रेन में है वो ये भी है कि इसकी वजह से हमें भूख कम लगती है, इसीलिए एंटी हिस्टामिनिक जब हम लेंगे तो भूख बढ़ जाती है, एपेटाइट बढ़ जाता है। इसके अलावा हिस्टामाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फ्लेमेशन में भी। ये वेजोडाइलेशन करेगा, एडिमा करेगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस और इचिंग वगैरह भी होगी। तो ये तो बात थी एंडोजीनस हिस्टामाइन की, लेकिन अगर बाहर से दिया जाए तो क्या एक्शन मिलेगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ब्लड वेसल पर एक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स में वेजोडाइलेशन करेगा, यानी कि हमारी जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वहाँ पर वेजोडाइलेशन करेगा। और इसी वजह से जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि मच्छर काटने की वजह से स्वेलिंग क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है कि वहाँ पर हिस्टामाइन रिलीज़ होता है और वेजोडाइलेशन होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग होती है क्योंकि एडिमा होता है। दूसरा है स्मूथ मसल्स, यानी कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, और इसी वजह से अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो हिस्टामाइन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तीसरा है ग्लैंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हिस्टामाइन का एसिड सिक्रीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्राइमरीली ये एसिड सिक्रीशन तो करवाता ही है, लेकिन पेप्सिन भी थोड़ा रिलीज़ करवाता है ये। चौथा है सेंसरी नर्व एंडिंग, यानी कि जहाँ पर भी हम इन ड्रग्स को इंजेक्ट करेंगे उस जगह पर इचिंग वगैरह होगी। उसके अलावा एड्रेनलिन को भी स्टिमुलेट करता है ये, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा CNS की बात की जाए तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, जिसकी वजह से सेंट्रल इफेक्ट तो नहीं मिलता। लेकिन अगर इंट्रा सेरेब्रोवेंट्रिकुलर इंजेक्शन दिया जाए, यानी कि हमारे सर पर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कार्डियक स्टिमुलेशन होगा, वॉमिटिंग वगैरह होगी और हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। तो ये बात हो गई हिस्टामाइंस की। नाउ नेक्स्ट इज़ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, और वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी एंटीबायोटिक की कंप्लीट सीरीज़ ये रही आप लोगों के लिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।